हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपके लिए उत्तराखंड जी के एक समग्र अध्ययन के लिए। तो उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसको हमने पूरा डिटेल में पूरे विस्तार से हमने आपके लिए उस वीडियो को बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। हालांकि अभी उसके लिए ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन उम्मीद करूंगा आपसे यही कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग बाकी लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है, जो लोग भी आपके ग्रुप में है, स्टडी ग्रुप हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उन लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए। और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देना दोस्तों। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे, तो हम कैसे उसमें सुधार कर पाएंगे। तो जो भी ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों, ये यूके एसएससी, यूके पीएससी, ठीक है, और ग्रुप सी और उत्तराखंड पुलिस में जो फॉर्म आए हैं वीडियो, बीपीडी और पटवारी, लेखपाल वगैरह के लिए, और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो इस सीरीज में मेरे साथ, इन वीडियोज में मेरे साथ हमेशा बने रहे, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने लाइक कर लिया होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? देखिए, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, तो ये जो है, इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1977 को। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1977, 1977 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, यहां पर स्थापना कब हुई पूछा गया है। अब प्रश्न उठता है कि स्थापना कहां पर हुई। स्थापना हुई ये तो आपको पता चल गया। तो ये स्थापना हुई थी इसकी अंजनी सैण में, ठीक है। अंजनी सैण नाम की एक जगह है। ये कहां पर है दोस्तों? टिहरी में है, ठीक है। अंजनी सैण नाम की जगह टिहरी में है। तो यहां पर कोई इसकी स्थापना हुई थी। अब हमको ये पता चल गया कि इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना कहां पर हुई, ये भी पता चल गया। अब हमको ये जानना है कि इसकी स्थापना किसने की, ठीक है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना किसी ने तो की होगी। तो वो थे स्वामी मनमथ, ठीक है। स्वामी मनमथ इनका नाम है, इन्होंने इसकी स्थापना की। स्वामी मनमथ इनका नाम है दोस्तों। अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठेगा कि किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई होगी, ये क्या काम करता होगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं स्वामी मनमथ के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 18 जून 1939 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मनमथ का जन्म, इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इन्होंने जब भूख हड़ताल हुई थी भारत चाइना युद्ध के समय, तो उस समय, सॉरी, भूख हड़ताल नहीं, तो भूखमरी की कगार पर जो है भारत पहुंच गया था। तो इन्होंने वहां के लोगों को देखा, यहाँ पर किस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं। तो इन्होंने अपने संसाधनों को कम कर दिया और ये कई कई दिनों तक केवल चाय पीकर जो है जीवित रहे, मतलब चाय पीकर अपना गुजारा करते थे और अपना जो भी भोजन वगैरह की चीजें थी वो बाकी लोगों में बांट देते थे, दे देते थे उनको, ठीक है। बहुत ही इन्होंने त्याग संघर्ष किया। इनके बारे में कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़ना, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 जून 1939 को, ठीक है। 18 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। ये साउथ इंडिया से आए थे, ठीक है। केरल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके बचपन का नाम था उदय मंगलम चंद्रशेखरन मेलन, ठीक है, मनमथ मेलन। तो इतना लंबा नाम है, मैं लिख देता हूं यहां पर, उदय मंगलम चंद्र शेखरन मनमथ मेलन, ठीक है। ये इतना लंबा इनका नाम था। बाद में इनका नाम परिवर्तित होकर के स्वामी मनमथ के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो उस समय इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है एर्गविश मिस्टर नेहरू गोज टू हेवन, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 अप्रैल 1990 को। इनको किसी ने एक षड्यंत्र करके गोली मार दी थी, क्योंकि अच्छे लोगों को जो हमारे देश में खासकर ऐसा ही होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको गोली मार दी जाती है या किसी षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया जाता है। तो इन्होंने जो है उत्तराखंड में पशु बलि पर रोक लगाई, महिलाओं के कल्याण में, उत्थान में बहुत बड़ा काम किया। अब आते हैं भुवनेश्वरी महिला आश्रम पर, ठीक है। तो ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम का मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चीज का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो किसी न किसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई होगी। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया दोस्तों, बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को संरक्षण देना इसका नंबर 1 उद्देश्य था, ठीक। महिलाओं व अनाथ बच्चों को संरक्षण, ठीक है। तो ये देना इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद इनका दूसरा उद्देश्य था, जो ऐसे लोग हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं और अनाथ बच्चे हैं, इनको समाज में इनका शोषण और इनका तिरस्कार जो होता है, ठीक है, इनका उत्पीड़न जो होता है, उनसे इनको बचा करके इनके खुद के विकास कार्यों के लिए इनको जागरूक करना, इनमें जागृति उत्पन्न करना, ये इनका
मुख्य उद्देश्य था? किसका? भुवनेश्वरी महिला आश्रम का उद्देश्य। अब आप इसको बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो नंदा राजजात यात्रा आपको पता है उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रचलित यात्रा है। तो यहाँ पर जो है किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हर्षचरित में, ठीक है, हर्षचरित में मिलता है। तो हर्षचरित या हर्षचरितम इसको बोला जाता है। हर्षचरित की जो राइटर थे वो कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने ने जो है इसको हर्षचरित को लिखा है। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखी है। और हर्षचरित है, इसमें जो हर्ष थे, सम्राट हर्षवर्धन थे, उनके राजकाल का पूरा मतलब उनका इतिहास आप कह सकते हैं, ठीक है। हर्ष के जीवन के या उनके शासन का पूरा इतिहास इस बुक में मिलता है, ठीक है। जो बाणभट्ट था ये हर्ष का राजकवि था, ठीक है। क्या थे? हर्ष के राजकवि थे बाणभट्ट। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर निकल के आती है नंदा राजजात यात्रा से, तो नंदा राजजात यात्रा जो है कुमाऊं और गढ़वाल की आप कह सकते हैं दोस्तों एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इस यात्रा को माना जाता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, एशिया की जो है सबसे लंबी पैदल यात्रा है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा, ठीक है, पैदल यात्रा है। तो इसकी जो कितना है, लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, ठीक है। 280 किलोमीटर यात्रा होती है। और जो शुरू कहां पर से होती है ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये एक कांसुआ गांव है, ठीक है। कांसुआ गांव कहां पर है? ये चमोली में है दोस्तों, ठीक है। कांसुआ गांव चमोली में है, ठीक है। कहां पर है? इसके पास, कांसुआ गांव के पास एक नौटी गांव है, मेन जो है सबसे। तो ये नौटी से शुरू होकर के कहां तक होती है? होमकुंड तक, ठीक है। नौटी से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। तो यहां तक का कुल इसका जो दूरी है वो 280 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। बाकी इस चीज को आप जो है डिटेल में कभी इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। बाकी 19 से 20 दिन की लगभग इसमें जो समय लगता है, 19 से 20 दिन का समय लगता है इस यात्रा में, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो होती है प्रत्येक 12 वर्ष में ये यात्रा होती है, ठीक है। जो बड़ी यात्रा होती है नंदा राजजात, वैसे छोटी वाली जो होती है प्रत्येक वर्ष होती है, वो उतना वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो नंदा राजजात बड़ी यात्रा है वो प्रत्येक 12 वर्षों में होती है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये कासवा गांव के जो राजकुमार हैं उनके नेतृत्व में आयोजित होती है, ठीक है। कासवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में, राजकुमार। तो ये जो कासवा गांव के राजकुमार है इनको चांदपुर गढ़ी के वंशज इनको माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि जो ये यात्रा होती है, ऐसा माना जाता है कि जो नंदा देवी हैं वो उनकी विदाई होती है इस यात्रा में, उनको उत्तराखंडी अपनी मतलब उत्तराखंड वासी जो लोग हैं वो अपनी बेटी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये अपनी मायके आई थी, वहां से उनको ससुराल छोड़ने के लिए जाते हैं। जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेन चीज जो है वो ये है कि इस यात्रा में जो मतलब आगे आगे है, यात्रा के आगे आगे जो भी जत्था उसमें जाता है, डोला जाता है, उसके आगे आगे एक चौसिंगा खाड़ू जाता है, ठीक है। चौसिंगा ये बहुत ही जरूरी है। चौसिंगा खाड़ू इसको बोला जाता है। खाड़ू का मतलब ये बकरा टाइप का होता है, चार चौसिंगा खाड़ू इसको बोलते हैं दोस्तों। ये मतलब आप कहेंगे कि ये कहाँ से मिल सकता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक 12 वर्ष में जब जिस वर्ष ये यात्रा होनी होती है उस वर्ष कहीं ना कहीं ये चौसिंगा खाड़ू मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आती थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जागड़ा किस देवता का त्योहार है? तो जौनसारी जनजाति, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जागड़ा किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो भाई ये किस जनजाति वाला है? ये जनजाति जौनसारी है, ठीक है। जौनसारियों के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है किस देवता का त्योहार है? ये है महासू देवता का त्योहार, ठीक है। जागड़ा महासू देवता। अब देखिए महासू देवता, महासू का मतलब होता है महाधन शिव, ठीक है। इसको महाशिव को, महासु को महाशिव भी बोला जाता है, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि जौनसारी लोगों का सर्वमान्य और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो वो कौन है भाई? महासु देवता ही है, ठीक है। तो महासु देवता जौनसारी लोगों के सर्वमान्य और सर्वमान्य एंड क्या है? महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। स्टार पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और एक चीज ये भी है, कुछ लोग जो है इन्हें विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। किसको? महासु देवता को, ठीक है। विष्णु का छठा
अवतार, ठीक है। तो विष्णु का छठा अवतार भी कुछ लोग इसको मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, जो देहरादून है और दून के आसपास के जो लोग हैं, ये जौनसारी लोग, ये खुद को क्या बताते हैं, पांडवों का वंशज बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, पांडवों का वंशज बताते हैं। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो क्या है, पांचों पांडव हैं और पंचमाता कुंती, ठीक है। पंचमाता कुंती और पांचों पांडव इनके प्रमुख देवता है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो जागड़ा आई है। तो जागड़ा के बारे में भी हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भादो मास में मनाया जाता है, भादो के महीने में ये जागड़ा मनाया जाता है। दूसरा ये है दोस्तों, इस दिन क्या होता है, महासु देवता को मंदिर से निकाल करके टॉन्स नदी में ले जाया जाता है, किस लिए, स्नान करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, जागड़ा के दिन क्या होता है। हमने कई चीज जानी। जागड़ा महासु देवता का त्योहार है, जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और जागड़ा को इस दिन क्या होता है, भादो मास में मनाया जाता है। और इस दिन महासु देवता को क्या करता है, मंदिर से निकाल करके टॉन्स नदी में स्नान के लिए ले जाया जाता है। ये चीज आपने पता कर ली। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जौनसारी आया है तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि नंबर 1 है, ये जो है उत्तराखंड का, दोस्तों उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है जौनसारी। और अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र का फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर इनकी प्रजाति और जाति की बात करेंगे दोस्तों, ये मंगोल और डोमो प्रजाति के इनको माना जाता है। अगर इनकी अन्य, जैसे एक हमने उत्सव की बात, यहाँ पर त्योहार की बात करी, अन्य मेले उत्सव की अगर बात करें तो इनमें जो परीक्षा में आते हैं उनकी बात मैं केवल यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो परीक्षा में जैसे एक नुनाई आता है, ठीक है। तो नुनाई किसके द्वारा मनाया जाता है, इन्हीं का त्योहार है दोस्तों। उसके बाद जैसे दशहरा है, तो दशहरा भी इन्हीं ये मनाते हैं। हालांकि दशहरा संपूर्ण हिंदू और पूरे देश में, भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये दशहरा भी मनाते हैं। और विजयदशमी भी ये मनाते हैं, ठीक है, विजयदशमी। और विजयदशमी में इनकी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, पाइता, ठीक है। ये विजयदशमी को किससे संबोधित करते हैं, पाइता बोलते हैं। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं दोस्तों, ठीक है, जिन नृत्यों को ये मनाते हैं। तो उनमें क्या है, एक हारुल नृत्य है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। एक रासो नृत्य है जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। और घुमसू नृत्य है, और रेणारात नृत्य है, पौड़ई नृत्य है, ठीक है, पौड़ई ये भी पूछा जाता है, ठीक है, पौड़ई नृत्य। और बहुत सारे बाकी भी नृत्य हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1978 में टिहरी में किसकी अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन और जो भी उससे संबंधित स्टार पॉइंट होंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टार पॉइंट जो है आपको बताए जाएंगे यहाँ पर। तो मेरे साथ वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तब भी आप जरूर बताएं दोस्तों। देखिए ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी, विद्यासागर नौटियाल। भाई विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में ये हुआ था। अब समझ लो बांध विरोधी समिति थी ये क्या थी और इसके बारे में कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। बांध आपको बताया था मैंने, बांध जो होते हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। जब टिहरी डैम बना था उस समय बन रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल तो ठीक है जो खर्चा आता है, बाकी जो पर्यावरणीय दृष्टि से नुकसान होता है, वहाँ के गांव और डूबे शहर और सड़कें, सारी चीज़ें बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया, पर्यावरण की दृष्टि से भी और वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो इसका विरोध किया था दोस्तों, बांध का विरोध सबसे पहले जो किया था वो कमलेंदुमती शाह से किया था, ठीक है। सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, कमलेंदुमती शाह ने। अब ये कमलेंदुमती शाह कौन है, आपको पता होगा, टिहरी रियासत की राजमाता इनको बोला जाता है। ये सारे स्टार पॉइंट हैं, टिहरी रियासत की राजमाता, ठीक है, इनको टिहरी रियासत की राजमाता बोला जाता है। क्वेश्चन सीधे बनता है कि टिहरी रियासत की राजमाता किसे कहा जाता है, तो ये कमलेंदुमती शाह को कहा जाता है। दोस्तों ये जो समिति बनी थी, इस समिति में भाग लिया था किसने, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी ने भी जो है इस समिति में भाग लिया था, यानी कि ये भी इससे जुड़ गए थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा और मैंने क्या बताया दूसरा, वीरेंद्र सकलानी, ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, तो मेरे साथ इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने ही रहना है, ठीक है। तो इस समिति से जुड़े और 1979 की बात है, तो
तो 1979 में इस समिति की तरफ से वीरेंद्र सकलानी जी ने क्या करा था, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी इसके विरोध में। ठीक है, पूरी समिति की तरफ से इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, कब, 1979 में। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इनके नेतृत्व में इन्होंने मतलब मैंने आपको बताया था, इन्होंने अनशन किया और इन्होंने इनके अनशन के बावजूद इन्होंने धरना दिया था वहाँ पर। उस धरने के बावजूद जो है उसके फलस्वरूप जो है 76 दिन तक इस डैम का काम जो है क्या रहा था, काम बंद रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना असर हुआ कि डैम का काम ही बंद हो गया। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था धरने का। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन विद्यालय कब खोला गया? तो भारत का जो पहला वन विद्यालय था दोस्तों 1878 में खोला गया। ठीक है, जिस समय इसको खोला गया था इसका नाम रखा गया था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, इसका नाम उस समय रखा गया था। ठीक है, अब इस स्कूल को खोलने का जो कार्य किया था वो क्या था, डिड्रिच ब्रेंडिस ने। किसने खोला था, किसके पहल पर इस स्कूल को खोला था? डिड्रिच ब्रेंडिस के पहल पर खोला गया था, उनके द्वारा इस स्कूल को खोला गया था। दोस्तों बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदल करके किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, क्या किया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया, कब किया गया, 1884 में। ठीक है, 1884 में। ये सीधे सीधे पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया। बाद में इसको जो है रिसर्च से जोड़ करके देखा जाने लगा। ठीक है, इसको बाद में रिसर्च से जोड़ करके देखा जाने लगा। तो 1906 में क्या हुआ, इसका नाम बदल करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। ठीक है, क्या किया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया 1906 में, क्योंकि इसको रिसर्च से जोड़कर देखा जाने लगा, यानी कि यहाँ पर खोज होने लगी, रिसर्च होने लगी। बाद में दोस्तों इसको क्या हुआ, एक प्रयोगशाला बना दी गई। इसको प्रयोगशाला बना करके इसका स्थानांतरण कर दिया गया कार्यालय, कहाँ पर, चांदबाग में। ठीक है, इसका कार्यालय को स्थानांतरित करके चांदबाग भेजा गया, क्योंकि उसका कारण ये था, यहाँ पर जो काम था, काम तो ज़्यादा होने लगा। ठीक है, काम ज़्यादा हो गया, लेकिन स्थान या जगह की क्या होगी, कमी होगी। यही इसका कारण रहा इसके कार्यालय को स्थानांतरित करने के। अब बाद में क्या हुआ दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद इसके नाम को बदल करके इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम फिर बाद में फिर और बदल दिया गया जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूट है, इसके परिसर में एक सभागार है दोस्तों, सभागार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभागार में जो है एक पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस सभागार में 6 संग्रहालय हैं। ठीक है, और 18,000 काष्ठ के नमूने हैं यहाँ पर को, और एक काष्ठ संग्रहालय है, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो सारे के सारे स्टार पॉइंट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस खंड में नीलगिरी को किस नाम से जाना गया है? तो मानस खंड में नीलगिरी को जाना गया विंध्य या सुवर्णांचल। ठीक है, किस नाम से जाना गया है, विंध्य या इसको बोल सकते हैं आप सुवर्णांचल। ठीक है, तो इन नामों से जो है इसको जाना गया है, किसको, नीलगिरी को, किस में, मानस खंड में। और मानस खंड में ही दोस्तों सरयू को गोमती के नाम से जाना गया है। ठीक है, सरयू को गंगा के नाम से जाना गया, गोमती बोल रहा हूँ। ठीक है, और गोमती जो गोमती को यमुना के नाम से जाना गया है। ठीक है, मानस खंड में। और जो पीपल है दोस्तों, वहाँ पर पीपल का एक वृक्ष है, पीपल को किस नाम से जाना गया है, अक्षय वट के नाम से जाना गया है। ठीक है, और यहाँ पर माधव की जो मूर्ति है, ठीक है, तो माधव मूर्ति को बिंदु माधव के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, बिंदु माधव के नाम से जाना गया है, वहाँ पर जो माधव की मूर्ति है। और दोनों नदियों का संगम होने की वजह से, ठीक है, तो दोनों नदियों के संगम को क्या बोला गया है, कि संगम को क्या बोला गया है, तीर्थराज प्रयाग बोला गया है, तीर्थराज
प्रयाग बोला गया है। और इस नगर को यानी कि बागेश्वर को क्या कहा गया, वाराणसी का दूसरा रूप इस नगर को कहा गया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो और है वो बागेश्वर के बारे में अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है उसको जान लेते हैं। इसको बोला जाता है उत्तर का वाराणसी, ठीक है, उत्तर का वाराणसी इसको बोला जाता है बागेश्वर को। दोस्तों बागेश्वर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव जो है व्याघ्र मतलब बाघ का रूप धारण करके विचरण करते थे, घुमा करते थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस नृत्य में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार ढाल का स्वांग करके करतब दिखाते हैं? तो भाई यहाँ पर अगर ऐसा कहूंगा तो सीधे सीधे आपके दिमाग में एक छोलिया नृत्य आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी है यहाँ पर जो है वो सरौ नृत्य है दोस्तों एक, ठीक है। तो सरौ नृत्य में क्या होता है, जो इसके स्टेप होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो जो ढोल बजा रहे होते हैं तो उसकी ताल देकर एक दूसरे वो दोनों जो है अपने आपस में ही मतलब करतब दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो है ढोल की ताल पर जो नर्तक होते हैं वो तलवार और ढाल का स्वांग करके मतलब यहाँ पर करतब दिखाते हैं, स्टंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बात है। और सरौ नृत्य जो है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो ये गढ़वाल क्षेत्र का है दोस्तों मुख्यतः, तो गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। अब इसको जो है किस प्रकार का अगर ये नृत्य गीत है तो ये है युद्ध गीत नृत्य है, ठीक है। तो युद्ध गीत नृत्य है, किस प्रकार का है पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इसके बारे में अगर इसी शैली के अन्य नृत्यों की बात करें तो उसमें एक आता है पौड़ा नृत्य, ठीक है, पौड़ा नृत्य आता है। तो ये भी इसी शैली का नृत्य गीत है। इसमें भोटिया जनजाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भोटिया जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। और दूसरा जो है छोलिया नृत्य है, ये तो आपको इससे परिचित होंगे आप। तो छोलिया जो है ये कुमाऊं क्षेत्र का है दोस्तों। यहाँ पर छोलिया नृत्य के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। और ये दोनों चीज़ें, और मैं आपको बता दूँ, ये दोनों जो हैं ये शादी ब्याह या फिर किसी भी अन्य शुभ अवसरों पर जो है किए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों यहाँ पर केवल 2 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। अगर यहाँ पर पूछता अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, तो कितनी सीटें होती? 13 सीटें। तो टोटल जो है वो कितनी सीटें हैं दोस्तों? 15 सीटें। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में 15 सीटें हैं टोटल आरक्षित, जिसमें से 2 सीटें एसटी के लिए हैं और 13 सीटें एससी के लिए हैं। जो ये 2 सीटें हैं दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर है, कई बार ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये है, एक तो चक्राता है, ठीक है, चक्राता और नानक मत्ता, ये 2 विधानसभाओं से एसटी के लोग आते हैं, ठीक है, चुन करके। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुल सीटें जो उत्तराखंड में हैं वो टोटल जो सीटें हैं विधानसभा के लिए वो 70 सीटें, ठीक है। तो 70 सीटें ये बाद में हुई। राज्य गठन से पहले यहाँ पर रोज जो है राज्य विधानसभा की कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। और उसके बाद जो है विधान परिषद की कुल मिला के 9 सीटें थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 5 नवंबर जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके बाद 5 गठन होने वाला था, तो 5 नवंबर 2001 को परिसीमन हुआ। तो उस परिसीमन के बाद यहाँ पर को कितनी सीटें बना दी गई? 70 सीटें निर्धारित कर दी गई। अब जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर से एक जब उत्तराखंड का गठन हुआ उस समय अंतरिम सरकार बनी दोस्तों। तो अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ उस समय केवल कितने थे अंतरिम गठन जो हुआ था? तो उस समय जो है कितने थे? 30 विधायकों के साथ ये गठन किया गया था, ठीक है। तो ये 30 विधायक जो है किसके थे? मतलब गवर्नमेंट किसकी बनी थी उस समय? बीजेपी की बनी थी, ठीक है। यानी कि बहुमत सिद्ध जो है बीजेपी ने किया था। तो इसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो उस समय जो गवर्नर बने, ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो बने वो कौन बने थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला उस समय, यानी कि इसीलिए बोला था कि फर्स्ट जो राज्यपाल थे वो कौन है? उत्तराखंड के बरनाला हैं। और उसके बाद जो सीएम बने थे तो सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। नित्यानंद स्वामी सीएम बनाए गए। नित्यानंद स्वामी ने 1 साल के बाद ही, ठीक है, यानी कि इन्होंने 1 साल के बाद ही लगभग 29 अक्टूबर 2001 को दिया था। तो 29 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और 29 अक्टूबर के बाद कोश्यारी को क्या बनाया गया? यहाँ का सीएम बनाया गया, ठीक है। 2002 में फिर इलेक्शन हुए, फिर उस समय निर्वाचित करके सीएम बनाए गए तिवारी जी, ठीक है। तो तब जो है कोश्यारी रहे थे तब तक के लिए 29 अक्टूबर 2001 से। अब यहाँ पर जो 30 विधायकों की मैंने बात की थी, अंतरिम जो विधानसभा का गठन हुआ उसमें 30 विधायक थे। 30 विधायकों में से जो 23 विधायक थे दोस्तों वो थे बीजेपी के,
ठीक है। और 3 विधायक जो थे वो थे इसमें सपा के, और 2 विधायक जो थे वो बीएसपी के थे, और उसके बाद 2 विधायक जो थे वो किसके थे, कांग्रेस के थे। ठीक है, तो ये कुछ 30 विधायकों का पूरा लेखा जोखा है जिस समय अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट रही है, वो है कि मंत्रिपरिषद जो था, तो मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट मंत्री थे। कुल मिला के कितने कैबिनेट मंत्री थे, 9 कैबिनेट मंत्री थे। 9 कैबिनेट मंत्रियों में जो सीएम है, सीएम को भी मिला करके ये 9 कैबिनेट मंत्री थे उस समय। ठीक है, और 4 राज्य मंत्री थे, ये भी आप ध्यान रख लेना, अगर पूछता है तो फिर इस चीज को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के समय आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। तो आप जानते हैं जो शंकराचार्य थे ये साउथ से आए थे, तो ये उत्तराखंड में आए, इन्होंने बहुत अधिक यहाँ पर जो है कार्य किए, आप इनके बारे में जो है अवगत होंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस राजवंश के समय आए, तो ये आए थे कार्तिकेयपुर राजवंश के समय। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय। कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, कत्यूरी राजवंश भी बोला जाता है इसी को। अब प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना कब और किसने की। तो कार्तिकेयपुर की स्थापना जो हुई थी वो वसंत देव के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, वसंत देव के द्वारा मानी जाती है, और लगभग जो है 700 ईस्वी में मानी जाती है। आपको कहीं कहीं पर ये चीज़ें अलग भी देखने को मिलेगी दोस्तों, लेकिन 700 ईस्वी से इनकी जो है शुरुआत मानी जाती है कार्तिकेयपुर राजवंश की। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, तो पूर्व प्रारंभ में जो राजधानी थी इनकी वो कार्तिकेयपुर थी। कहाँ पर थी दोस्तों, कार्तिकेयपुर थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इनका नाम जो है कार्तिकेयपुर राजवंश रखा गया होगा। ये कार्तिकेयपुर जो है ये कहाँ पर है, जोशीमठ में है। ठीक है, जोशीमठ चमोली में है कार्तिकेयपुर। और उसके बाद 300 वर्ष इन्होंने यहाँ पर जो है शासन किया, 300 वर्षों तक। और उसके बाद इनकी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, कत्यूर घाटी। ठीक है, कत्यूर घाटी ये कहाँ पर है, बैजनाथ बागेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी राजधानी जो है ट्रांसफर हो गई, तो इसीलिए शायद इसका नाम फिर कत्यूरी राजवंश भी पड़ा होगा, कत्यूर घाटी ट्रांसफर होने की वजह से। ठीक है, अब उत्तराखंड का ऐसा माना जाता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो ये बनता है कि उत्तराखंड का या कुमाऊं का आप खासकर कहेंगे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है। तो ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इसको माना जाता है, किसको, कत्यूरी वंश को या कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, और दूसरा जो है ये बसंत देव के बारे में अगर मैंने आपको बोला यहाँ पर, तो बसंत देव था। तो बसंत देव के बारे में एक चीज ये है, ये एक उपाधि धारण करता था दोस्तों। क्या उपाधि धारण करता था ये, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। परम भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, तो ये उपाधि जो है ये धारण करता था कौन, बसंत देव। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शंकराचार्य अगर शब्द में आया है तो इस शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। शंकराचार्य जो हैं, देखिए शंकराचार्य, तो शंकराचार्य जो है ये साउथ से साइड से आए थे, आपको पता ही है। ये बौद्ध धर्म के प्रभाव को इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में आकर के क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या किया, इन्होंने कम किया। ठीक है, इसको खत्म कर दिया, कम कर दिया। और हिंदू धर्म, ठीक है, और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना इन्होंने की यहाँ पर आकर के। ठीक है, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और बौद्ध धर्म के प्रभाव को इन्होंने खत्म कर दिया या कम कर दिया। दूसरा, यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर जो है इनका पुनरुद्धार किया और यहाँ पर ज्योतिर्मठ की स्थापना की। और 820 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपनी देह त्याग कर दी। और ये भी क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पर की दोस्तों, इन्होंने ये केदारनाथ में की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो क्वेश्चन और जो स्टार पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के समय, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डोलापाल की आंदोलन का उद्देश्य क्या था। भाई डोलापाल की आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये आपको पता होगा। डोलापाल के आंदोलन के द्वारा शिल्पकारों का एक मुद्दा था दोस्तों, जिसमें जो दूल्हे होते थे शिल्पकारों के और दलितों के जो दूल्हे थे, उनको शादी ब्याह या अन्य किसी भी अवसर पर डोला या पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये जो अनुमति थी या ये जो हक था वो केवल उच्च वर्ग के लोगों का हक था। ठीक है, तो जो दलित के या शिल्पकारों के जो दूल्हे होते थे वो पैदल ही जाया करते थे। तो इसीलिए जो है इस मतलब जो ऐसी प्रथा थी उसके विरोध के लिए, उसके विपक्ष में लड़ने के लिए, सवर्ण दूलों के ही समान स्थिति प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, सवर्ण दूलों के समान ही समाज में स्थिति प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आंदोलन जो हुआ था
1930 में के आसपास हुआ था, लगभग 1930 में हुआ था ये। तो सवर्ण दूल्हों के खिलाफ मतलब समान जो है स्थिति प्राप्त करना इसका था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये आंदोलन किसका था, तो ये आंदोलन जो है शिल्पकारों का आंदोलन था, दलितों का आंदोलन था, ठीक है। इसके प्रवर्तक पूछ देता है कई बार, तो प्रवर्तक कौन थे दोस्तों इसके? जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा एक चीज़ और बताऊं, इसके बाद जो है इस आंदोलन के बाद जो शिल्पकार हैं या दलित जो दूल्हे हैं या लोग हैं उनको ये हक मिल गया था, वो डोला पालकी में अपने अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, शादी विवाह में चढ़ सकते थे, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, तो वो ये है कि 1911 में दोस्तों हरिप्रसाद टमटा ने यहाँ के जो दलित हैं उन लोगों को शिल्पकार शब्द दिया, ठीक है। उनके लिए शिल्पकार शब्द का संबोधन दिया, इन्होंने शिल्पकार शब्द दिया। किसने दिया? हरिप्रसाद जी ने, हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है। तो अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया? तो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है मोहन जोशी, ठीक है, नंबर 1 मोहन जोशी है। दूसरा ऑप्शन नागेंद्र सकलानी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन नागेंद्र सकलानी है। और तीसरा ऑप्शन है भोलू राम। और चौथा ऑप्शन आपको जो है वो डी ऑप्शन, वो है भैरव दत्त जोशी, ठीक है। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। आपको इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है जल्दी से, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।